सर, जैसे आपका संस्थान 8 साल से चलता चला आ रहा है, तो आप कैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं? जी, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग यहाँ मतलब इस कार्यक्रम की तैयारी के अनुक्रम में या जो हमारी जो योजनाएं हैं जो हम करना चाहते हैं उसको जानने के लिए और जान करके उसको पूरे देश प्रदेश में पूरे सबको जो है पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सर, जो आगामी 22 जून को मोस्ट क्रांति सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं, जो कार्यक्रम रख रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मनवादी व्यवस्था की वजह से हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खास करके पिछड़ी जातियाँ जो आज पिछड़े हैं, उसका मुख्य कारण जब हमने महसूस किया, जब हमने अध्ययन किया तो निकल के आया कि इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है अंधविश्वास, पाखंडवाद और मनवाद में जकड़े होना। और इनको जब तक वहाँ से हम बाहर नहीं निकालते हैं तब तक इनका पिछड़ापन दूर नहीं होगा। और इसी उद्देश्य से कि हमको अम्बेडकरवादी रास्ता पे ले जाने के लिए, अपने लोगों को सही दिशा देने के लिए, क्योंकि उसी कम्युनिटी से मैं भी बिलोंग करता हूँ और जिस कम्युनिटी से, जिस समुदाय से व्यक्ति बिलोंग करता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस समुदाय को वो जो है सही दिशा दे, सही दिशा में उसको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे, सही लाइन उसको दे। क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ और टीचर होने के साथ साथ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज को हम सही दिशा दें। और उसी उद्देश्य से हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो अभी हम छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं। आप लोग भी कई मीटिंगों को हमारे कवर भी किए हैं, छोटी छोटी मीटिंगों में करके। और उसमें जो 22 जून को प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, उसे बड़े वक्ता, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तमाम वैज्ञानिक, विद्वान, बड़े बड़े अम्बेडकरवादी, जो इस बात पे जिनका अध्ययन है कि हमारे पिछड़ेपन का क्या कारण है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज़ें बताएंगे और हमारे लोग उसको ग्रहण करके सही दिशा पे चलने का काम करेंगे। आज का जो उद्देश्य रहा मेन प्रेस वार्ता कर लो, आप समाज में क्या पहुंचाना चाहते हैं अपनी? हम ये बताना चाहते हैं समाज को, आप लोगों के माध्यम से, कि जो 22 जून का प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, इसमें वो लोग आएँ और हम क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हमारे लोगों ने जिसने जो बता दिया, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ देवथान चले जाओ, वहाँ मठ पे चले जाओ, तो वहाँ जो है तीर्थ चले जाओ, व्रत करने चले जाओ, तमाम जिन लोगों ने जो बताया, हमारे लोगों ने वो किया अपने को बेहतर करने के लिए। तो हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम उनके बेहतर के लिए ये करना चाहते हैं, क्या क्या हमारा उद्देश्य है कि वो सही दिशा, उनको बच्चे इनके पढ़ाई में एकदम सबसे निचले पायदान पे हैं और उन सब का कारण जो है, मतलब सबसे बड़ा कारण जो है अंधविश्वास, भाग्यवाद और मनवादी व्यवस्था में जकड़े होना। हमारे बच्चे जो है भाग्यवादी होने के नाते वो संघर्ष करते ही नहीं। उनको शुरुआत में ही बता दिया जाता है भाग्य में होगा तो आप विद्या आएगी, भाग्य में होगा तो नौकरी मिलेगी, भाग्य में होगा शादी होगी। भाग के चक्कर में हम अपने बच्चों के संघर्ष को, बल को जीरो कर देते हैं और बाद में हम लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर है। जबकि बच्चा पढ़ने में कमजोर इसलिए है कि उसको आपने भाग्यवादी बनाया। तो दोषी तो हम हमारे गार्जियन है और मैं गार्जियन को भी दोषी नहीं मानता। दोषी हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस समुदाय में पैदा हुए हैं। अपने समुदाय के लिए जो है सही क्या है, गलत क्या है, उसको बताना चाहिए और सही दिशा दे करके सही दिशा में जो है कम्युनिटी को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सर, जैसे आपने मनुवाद की बात किया जी, तो समाज में उठ रही हर समस्याओं के पीछे कहीं न कहीं मनुवाद की चर्चा होती है। तो मनुवाद जैसे पेड़ की सिंचाई कौन कर रहा है? नहीं, मनुवाद हमारे ना समझ लोग, जैसे हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था हमारे लोगों को, तो जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमारे ऊपर एक बैन था, आप जान रहे हैं इस बात को, और उनके ऊपर बता दिया कि आपको सेवा करने का काम है तो आपको ये करने का काम है, आप ये करेंगे, तमाम उनके कार्य बांट दिए गए। लेकिन जब से संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई देश भारत के अंदर, बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, क्योंकि समाज में 2-2.5 साल पहले से वो व्यवस्था चली आ रही है। तो आज भी समाज, जैसे बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया आर्टिकल 14 में बराबर विधि के समक्ष सब बराबर है, आर्टिकल 15 में लिख दिया कि धर्म, लिंग, जात, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन समाज में आज भी, आप समाज में जाइए, छोटे से बच्चे से पूछिए सबसे ऊंच जात कौन है, तो बच्चा आपको बता देगा सबसे ऊंच जात फला है। तो मनवादी व्यवस्था अभी समाज में है और समाज से जब तक मनवादी व्यवस्था हम बाहर नहीं निकालते हैं तब तक ये ऊंच नीच की भावना, तब तक इस तरह से जो है भेदभाव की भावना, तब तक कुछ जातियों को लगता है कि हमको मतलब इसीलिए हम पैदा हुए, सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो निकालना जरूरी है। मनुवाद की कुरीतियों जैसी बातें समाज के अंदर बहुत तेजी से फैली हुई है, लेकिन बाबा साहब की जो बातें, सकारात्मक जो विचार है, संवैधानिक बातें हैं, वो संवैधानिक बातें समाज के अंदर अपना अस्तित्व जड़ क्यों नहीं पकड़ पा रही है? हाँ, उसका बहुत सही सवाल आपका है। वो इसलिए, देखिए, बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में सब व्यवस्थाएं की, लेकिन जो सरकारें हमारी आई,
जो सरकारें हमारी आई, अभी तक की जो सरकारें आ रही हैं, वो कहीं न कहीं से मनुवाद को ज्यादा प्रश्रय दे रही हैं। और जब तक देश का हुक्मरान, देश का शासक जब तक उसके वो ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं करना चाहेगा, जब तक वो मनवाद से झगड़ा रहेगा, मनवादी, आज भी आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं कि वहां, जबकि देश धर्मनिरपेक्ष, आप लोग सबको पता है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस तरह से चीजें जो है हो रही हैं। ये कहीं न कहीं से मनवादी विचारधारा को, मनवादी व्यवस्था को जो लोग आ रहे हैं चुन करके, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग इस विचारधारा को बनाए रखना चाहते हैं। और इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर संविधान को पूरी तरीके से लागू करना है, अगर मनवाद को पूरी तरह जड़ से समाप्त करना है, तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत शीर्ष पे जो हमारे जो शीर्ष कुर्सियां हैं, उस पे जो है किसी अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लागू करने की इच्छा शक्ति रखता हो। तमाम लोग, हमने देखा है, तमाम लोग पद पा जाते हैं, प्रधान बन गए, बीडीसी बन गए, विधायक बन गए, लेकिन समाज में उनकी हिम्मत नहीं, पद तो पा गए लेकिन पावर का प्रयोग नहीं कर पाते। उनके पावर का प्रयोग कोई और करता है। संवैधानिक व्यवस्था में प्रधान बन गए हो, लेकिन उनकी मोहर कहीं और रहती है। विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन नीति का उपयोग उनके कोई और कर रहा है। सरकारी तत्वों पर मनवाद राज कर रहा है जी, कहने के अनुसार। जी बिल्कुल। तो इस मनवाद रूपी जड़ को या इस समस्या को समाधान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम समाज को वो उसी अनुक्रम में काम किया जा रहा है। जो 22 का हमारा प्रांतीय सम्मेलन है, वो उसी, क्योंकि ज्यादातर मनवाद को मजबूत का अगर कोई कर रहा है तो हमारे नासमझ लोग, पिछड़े लोग कर रहे हैं, उसी को मजबूत कर रहे हैं और उसी से लात खा रहे हैं। इसलिए हम जो मनोविधान है, इसको हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक ग्रंथ, मतलब सबसे बड़ा कूटनीतिक ग्रंथ मानते हैं कि 4.5 साल जो पीटने काट तोड़ने की बात करता है, निजताहीनता की बात करता है, और 4-5 महीने के अंदर अंदर वो लोग जो है हिंदूवादी बात करके, भाई हम लोग सब धर्म है, ये है, इस तरह की बात करके अपना काम कर लेते हैं। और पिछड़ों का प्रयोग कर लिया जाता है पटरा बल्ली की तरह। फिर पिछड़े प्रयोग है, प्रयोग होने के बाद फिर उनको जो है जहाँ के तहाँ नीच है, अछूत है, यहाँ वहाँ, इस तरह की व्यवस्था चल रही है। सर, आप बड़े हिम्मत के साथ जो है आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मनवाद की जड़ों पर एक कुठाराघात कर प्रहार कर रहे हैं जी। लेकिन आप जैसे हमारे समाज में और भी बुद्धिजीवी लोग हैं जी, लेकिन उनके विचार में ये बातें क्यों नहीं है? देखिए, विचार में सबके आएगी। मैं उसको महसूस कर लिया। हम अपने बर्बादी का, हम शासक कौम है, हम शासक कौम है, देश भारत के हम शासक, सूर्यवंशी हम लोग क्षत्रिय हैं, लेकिन आज हमको नीच बनाया गया है, शूद्र बनाया गया है। और जिस व्यवस्था के तहत बनाया गया है, जिस व्यवस्था से हमको नीच बनाया गया है और जिस व्यवस्था से हमारे लोग नीच बने हुए हैं, अगर उसकी जानकारी हमको है, हो गई है, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है उस व्यवस्था से हम अपने लोगों को बाहर निकालने, और उसी काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारी टीम जो है, मोस्ट कल्याण की टीम जो है, हमारे और सब भाई लोग जो है, सब उसी लिए लगे हुए हैं। सर, ये मोस्ट कल्याण मीन्स होता क्या है? मोस्ट M फॉर माइनॉरिटी, O फॉर OBC, S फॉर SC, T फॉर ट्राइब। माइनॉरिटी, OBC, SC, ट्राइब के कल्याण के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि माननीय कांशीराम साहब का बाम सेफ है या बहुजन है, वही जो है श्यामलाल निषाद का, रामानंद बौद्ध जी का, राम अजोर जी का जो है वही मोस्ट है। देख जी, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में ये आपका जो मोस्ट कल्याण बनाया है आपने, कहीं आने वाले समय में ये भी पार्टी राजनीतिक रूप नहीं ले लेगी? नहीं, देखिए, हम तो कोई ऐसी बात तो हम कर नहीं रहे हैं कि जो हम अपने लिए कुछ कह रहे हैं। हमारी सीधी बात है, हमारा सीधा संदेश है कि अम्बेडकरवादी राह पे मनवाद को छोड़ करके लोग अम्बेडकरवादी राह पे आ जाए और वो राजनीतिक मतलब पद पा सकते हैं, प्रतिष्ठा पा सकते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जो आज उनका पद है, उसके बाद भी पावर नहीं है, पावर कोई और उपयोग कर रहा है, मनवादी रास्ते से हट करके जिस दिन अम्बेडकरवादी रास्ते पे आ जाए हमारे लोग, वो जो है हर कुछ प्रयोग कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं आपने अम्बेडकरवाद का नारा या स्लोगन आपका बार बार यही है जी, लेकिन देश की एक कुरीतियां, देश का ये विडंबना, देश का दुर्भाग्य समझिए, जिसके संविधान से भारत चल रहा है जी, और उसी की मूर्तियां आज तोड़ी जा रहे हैं। विशेष करके यही समाज विलिप्त माना जाता है, कहीं यही आगे आता है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वो उनकी मानसिकता जो है, दूषित मानसिकता के लोग हैं ये, और दूषित मानसिकता के लोग, और वो इसी तरह काम करते हैं। आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में दी गई है, अगर वो ईमानदारी से आरक्षण लागू कर दिया गया होता तो आज सब कुछ सही हो गया होता। जो लोग आरक्षण कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, ज्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए, वही लोग जब पंचायत का चुनाव आता है, जब रिजर्व सीट की बात आती है, वो अपना हरवा और गोबर कहीं लड़ाते हैं, और वो उनका पूरी कोशिश होती है कि ये सीट जो है उन्हीं कंट्रोल में रहे। आप बताओ,
आपकी सीट, आप ईमानदारी से, आप अगर सीट रिजर्व है तो वहां आप क्यों दखल दे रहे हो? आप क्यों दखल देना चाहते हो? क्यों अपने पास रखना चाहते हो? इसका मतलब कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो हमेशा जो है उस पर काबिज रहना चाहते हैं, आरक्षित सीट पे भी वो काबिज रहना चाहते हैं। और जब तक ये व्यवस्था रहेगी, होना चाहेंगे ये जो आरक्षण की बात आती है जी लोग ये कह रहे हैं आरक्षण नहीं चाहिए जी कि नहीं, ये देश को खोखला बना रहा है। जी, तो देश में आरक्षण, ये आरक्षण खत्म करना जरूरी है। जात नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, जब तक जातियां रहेंगी, हम कह रहे हैं कि आप जाति को खत्म कर दो, आप ऊंच नीच की बात खत्म कर दो, आरक्षण आज वापस ले लो, हम लोग इस लायक हैं। लेकिन देखिए आरक्षण जो दिया गया है वो सामाजिक हीनता, हमको सामाजिक रूप से हम कितना भी काबिल हो, हमारे अंदर कितनी भी क्षमता हो, लेकिन हम अगर शूद्र हैं तो हमारा व्यवहार उसी तरह किया जाएगा। आरक्षण इस सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया गया। आरक्षण कोई रोजगार का साधन नहीं है। अगर कोई, और हमको प्रत्युत्तर दिया गया है, क्योंकि मैं निषाद कम्युनिटी से हूँ, आरक्षण हमको इसलिए दिया गया है, वो एससी ओबीसी को आरक्षण इसलिए दिया गया है कि अपनी जाति को, अपने समुदाय को प्रेजेंट करे, और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं पिछड़ी जातियों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती है, जो आरक्षण हमको मिला है, हालांकि मैं क्वालिफाइड जो है अनरिजर्व में क्वालिफाई हुआ हूँ, आरक्षण कोटे में नहीं आया हूँ, मैं जनरल कोटे में क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन फिर ये बात क्लियर हो जाती, लेकिन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है, अगर हमारे टीचर बने आज लायक हैं, तो हमारे जो नासमझ लोग हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो जकड़े हुए हैं, जो तमाम भूत प्रेत पूजा पाठ अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, उनको वहां से बाहर निकाल करके उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ उनको जो है डेवलप करना, वैज्ञानिकता की राह दिखाना, तार्किकता की राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। वो मैं वही जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो दायित्व है एक शिक्षक होने के नाते, एक समाज के बुद्धिजीवी होने के नाते, मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी। 8 साल से आप संगठन को चला रहे हैं, जी, कहाँ तक सफल हैं आप? हम अब भाई सफल, हम सुल्तानपुर से शुरू किए, आज आपके जौनपुर में हम जो है प्रांतीय सम्मेलन कर रहे हैं, और अब बहुत सारी सफलता तो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग इसका अगर सही ढंग से प्रचार प्रसार करेंगे तो बड़ा कार्यक्रम होगा, और पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में आप लोग तो चाहेंगे अभी 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पूरी दुनिया में संगठन का मोस्ट का जो है वो हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी, चर्चा शुरू हो जाएगी। तो आप सबका कितना सहयोग मिलता है उसके ऊपर है संगठन का विस्तार जो है। 22 तारीख को जो आपने कार्यक्रम रखा है, 22 जून, ये प्राकृतिक रूप से, और ये जो ऋतुएं हैं जी, उनके अनुसार ये बरसात का मौसम है जी, और आपका लंबा कार्यक्रम होना सुनिश्चित है। जी। कैसे सफलता अगर हो सकती है? गर्मी इतनी प्रचंड है या मौसम इतना? देखिए हमारे लोग जो है गर्मी में भी खूब काम कर सकते हैं, पसीना भीग करके भी काम कर सकते हैं, और पानी में भी जो है काम करते हैं। तो हमारे लिए जो है पिछड़ों के लिए, हम लोगों के लिए ये ना पानी कोई उसका असर करेगा, कोई ना गर्मी असर करेगी। कार्यक्रम होगा, बरसात होगी तब भी कार्यक्रम होगा, गर्मी अगर और ज्यादा 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान बढ़ गया तब भी होगा कार्यक्रम। और आने वाले जो हैं, जो हमारे कार्यक्रम में आने वाले हैं, उनके ऊपर जो है गर्मी का और बरसात का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको आप लोग देखिएगा। और जैसे तमाम लोग आते हैं, शुरुआत में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जी, और जब वो एक पद पे बैठ जाते हैं, हाँ। तो बैठने के बाद सारी चीजें पीछे वाली वो भूल जाते हैं। तो फिर समाज का भला कैसे हो? तो कहाँ हम पद पे बैठने के लिए कह रहे हैं? हमने एक बार कहा कि हमको पद बैठा दीजिए। नहीं, जैसे आज आपका जो ये अधिवेशन चल रहा है, आने वाले समय में एक विशाल रूप लेगा जी, तो आपके लिए भी कोई न कोई एक जगह निश्चित होगी। अरे फिर ये पीछे वाले कैसे क्या करें? ठीक, हम तो अपने लिए कुछ कह नहीं रहे हैं, हम तो एक विचारधारा की बात कर रहे हैं कि हमारे लोग मनवाद छोड़ करके अम्बेडकरवादी रास्ते पे आ जाएं, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा हमारी विचारधारा अपनी श्यामलाल निषाद की विचारधारा है नहीं। अम्बेडकरवादी एक बहुत बड़ी ब्रॉड विचारधारा है। हो सकता है अगर हम कहीं गलती कर जाएं, हम कहीं लालच में आ जाएं, कहीं हम निष्क्रिय हो जाएं, तो जो रास्ता है अम्बेडकरवाद का, हमारे लोग उस पर चले ना भाई। अगर देखिए विचारधारा और व्यक्ति में अगर चयन करना हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वो विचारधारा का चयन करे, व्यक्ति का साथ छोड़ दे। हम तो कह रहे हैं अगर हम विचारधारा से हटते हैं, हम कहीं लालच स्वार्थ में आते हैं, कहीं हम किसी उसमें आ जाते हैं, तो हम कहाँ करें हमारे साथ आए? हम तो विचारधारा चलने के लिए बात कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमारे किसी स्पीच में आप नहीं देख सकते हमारे किसी भी उसमें कि हम अपने लिए कुछ कह रहे हो कि हमारे साथ आइए, हमको मजबूत नहीं, ऐसा हम कर नहीं कहते। हम बाबा साहब के अम्बेडकरवादी विचारधारा पे, बुद्धा की विचारधारा पे, फूले की विचारधारा पे, साहू की विचारधारा पे चलने की बात करते हैं। तो हमारा उसमें नहीं कुछ ना। हम तो अच्छा, हम जो आज कुछ है उन्हीं विचारधारा पे, साहू फूले की विचारधारा पे हम यहाँ है, अम्बेडकर की विचारधारा पे ही हम यहाँ हैं।
तो उनके वजह से उनके संघर्ष है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी विचारधारा को हम और मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। इसमें हमारा कुछ नहीं है। शुरुआत में तो विचारधाराओं की बात होती है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो वही विचार बदलने लगते हैं। नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। विचार, हम कह रहे हैं विचार, देश भारत के अंदर दो विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा, मनवादी विचारधारा। और अम्बेडकरवादी विचारधारा को समता की विचारधारा कहा जाता है और बुद्धा की विचारधारा है, और मनवादी विचारधारा असमानता की विचारधारा है। तो समानता की विचारधारा, हम तो भाई असमानता है समाज में, देश में, असमानता की विचारधारा को हम ये कह रहे हैं कि असमानता की विचारधारा समाज के लिए सही नहीं है, खास करके पिछड़ों के लिए नहीं सही है। इसीलिए पिछड़े हैं वो, ये असमानता की विचारधारा समाज में जिंदा है, मौजूद है, इसीलिए हमारे लोग पिछड़े हैं। वो छोड़ करके समानता की विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा चले, इसमें हम क्या मांग रहे हैं यार? हमारे लिए क्या, हम तो अपने लिए कुछ कह भी नहीं रहे, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको ये दीजिए वो दीजिए। अच्छा, इस सम्मेलन का अध्यक्ष जी मेन विजन क्या है? मेन विजन यही है कि हमारे लोग, जो बैकवर्ड के लोग, ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग, हम लोग जो बातें टाल टाल करके छोटे छोटे मीटिंगों में कहते हैं, वो बड़े बड़ा, चूंकि हर जगह बड़े बड़े थिंकरों को हर जगह हर गांव में नहीं ले जाया जा सकता, तो बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े अम्बेडकरवादी वो यहाँ बुलाया जा रहा है। और हम जहाँ जा करके काम किए हैं, जहाँ जा करके लोगों से बात किए हैं, लोगों से बताए हैं, जो लोगों से हमारे भैया रामजोर भैया वगैरह और हमारे कोटेदार भैया वगैरह सब लोग जो जा करके बता रहे हैं, तो एक चीज होता है ना कि और बड़े बड़े जब विचारक आएंगे, बड़ी बड़ी लोग जो है जब बातें होंगी, तब उनको लगेगा कि नहीं, श्यामलाल अकेले इस बात को नहीं कह रहा है, श्यामलाल अकेले ही नहीं कह रहा है, रामानंद बौद्ध अकेले नहीं कह रहा, बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विचारक इस बात को कह रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हमको भी सीखने को मिलेगी, हो सकता है आपको भी सीखने को मिलेगी, कि अगर वहाँ आप देखेंगे तो हो सकता है आपको भी कुछ नई नई बातें मिलेंगी आपको। जैसे मनवादी जो सोच है, जो मनवादी विचारधारा है, इसकी जड़ तो उल्टी है जी, और उल्टी तरफ से ज्यादा इतने ऊपर चली गई है, तो कैसे इसको करेंगे आपकी अर्थ पे लाएंगे, इसको काटेंगे, इसको एक समान लाएंगे? देखिए, हमको अगर अपने लोगों को वहां से हम बाहर निकाल लें, हम उसी पे लगे हुए हैं। शायद आप लोग अगर टाइमलाइन हमारी देखेंगे, तो 2 मीटिंग 3 मीटिंग हम रोज करते हैं। कॉलेज टाइम से हम जब निकलते हैं तो 1-2 मीटिंग हमारी रोज होती है, तो हम उसी पे लगे हुए हैं। देखिए है क्या कि जो चीज़ें लोगों को समझा दी जाती है, जो चीज़ें लोगों को बता दी जाती है, लंबे समय तक उस पर लोग चल देते हैं, तो वो एक परंपरा, एक वो बन जाती है, तो उससे तोड़ना, थोड़ा सा अलग हटना, लोगों को थोड़ा सा भय लगता है। लेकिन धीरे 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 ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें सोची गई हैं, जो चीज़ें की गई हैं, बहुत सारी परंपराओं को तोड़ा गया है, बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं। आपके देश में ही बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। दक्षिण भारत में इतना कट्टर से जो है मनवाद जो है हावी था, लेकिन दक्षिण भारत में खत्म हो गया। उत्तर भारत में ये भी खत्म हो जाएगा, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर भारत में अभी काम नहीं हुआ उस तरह से, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में और स्टेटों में काम हुआ, वहाँ हुआ, यहाँ भी हो जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल होगा अध्यक्ष जी, ये प्रेरणा आपके अंदर आई कहाँ से? देखिए, प्रेरणा पढ़ाई लिखाई के बाद जब हमने देखा कि ज़्यादातर, जब मैंने महसूस किया कि शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है, और ख़ास करके ओबीसी एससी के बच्चे जो है पढ़ाई में भी कमज़ोर हैं। सरकारी स्कूल की हालत आप जान ही रहे क्या है, उसको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने गाँव-गाँव निःशुल्क पाठशालाएँ चलवाना शुरू किया कि बच्चों का बेस हम मजबूत करें। चूँकि इनका इतिहास मैं जानता हूँ, ये शासक कौमें हैं, इनके पुरखे मार्शल कौम है, सर इनके पुरखे शासक रहे देश भारत का, और दुनिया को इन्होंने सभ्यता दिया और लहरों पर शासन किया इन लोगों ने। तो आज ये असभ्य बने हुए हैं, तो अशिक्षक का, तो गाँव-गाँव हम शिक्षा पाठशालाएँ हमने खुलवाना शुरू किया। तो धीरे 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 लोगों को अच्छा लगा, लोग जुड़ते गए, लोग मिलते गए, लोग बढ़ते गए, फिर ये काम हम लोग करते गए। फिर एक चीज़ और है कि चूँकि जो चीज़ें किताबों में लिखी गई, जो संविधान में लिखा गया है, चूँकि मैं टीचर हूँ, तो जो चीज़ें हमने संविधान में पढ़ा है, अगर ज़मीन पे समाज में नहीं दिखता, दर्द होता है। किसी कोई मारा पीटा, कहीं दिक्कत प्रॉब्लम किया, किसी कहीं शोषण किया, तो मैं उसमें खड़ा हो गया, भाई क्यों मार रहे हो, भाई इसको क्यों, इसको जितना अधिकार तुम्हारा उतना अधिकार इसका है, इसको क्यों आप पीट रहे हो, इसको क्यों कर रहे हो? तो इसके लिए चूंकि आर्टिकल 19 हमको अधिकार देता है, बाबा साहब ने दिया है कि अगर कहीं कोई शोषण अन्याय है तो अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी जो है किया जा सकता है। तो हमने धरना प्रदर्शन करके लोगों को न्याय दिलाने का काम किया, और ये सब चीज़ें तो हम कर ही रहे थे। लेकिन इसमें जो हमारे समझ आया कि जो शासक कौम है, इसको फिर शासक कौम कैसे बन सकती है। बाबा साहब ने लोकतंत्र दे दिया, लोकतंत्र दे करके दिल्ली की तरफ इशारा किया कि मेरे बच्चों संगठित होकर उस पर कब्जा कर लेना दिल्ली पे। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ओबीसी एससी माइनॉरिटी को, मोस्ट बहुजन समाज को संगठित करने का काम किया जाए। तो ये संगठित करने का काम
शिक्षित करने का काम, ये बेसिकली हमारा अपना कुछ नहीं है। मैं बाबा साहब का एक सिपाही हूँ, उनके मिशन का एक सिपाही हूँ, उनके निर्देश का मैं पालन कर रहा हूँ। क्योंकि आज श्यामलाल निषाद जो कुछ भी है, अगर आज यहाँ हम बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आपको हम जो है अब हम जो बातें बोल रहे हैं मनुवाद के बारे में, श्यामलाल निषाद की मजाल थी जो है हमारे कान में जो है शीशा डाल दिया जाता पिघला करके। हमारी हिम्मत थी, औकात थी हमारी, लेकिन औकात अगर आई है तो बाबा साहब की वजह से आई है। बाबा साहब, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो बाबा साहब के अधूरे कार्य हैं हम उसको, जो बाबा साहब का निर्देश है उसको हम पूरा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल है। बिल्कुल। मोक्ष कल्याण संस्थान 8 सालों से चलता चला आ रहा है, लेकिन अभी तक कैसे लोगों के साथ खड़ी हुई और कैसे गरीबों को न्याय दिलवाई है? अब इसके लिए आप टाइमलाइन हमारी देखिए। अभी भी अब थोड़ी देर पहले ब्लड के लिए जो है अभी फोन आया था, शायद आप लोग सुने होंगे कि ब्लड हमको देना है एक, तो हम लोग ब्लड देते हैं। कहीं कोई शोषित पीड़ित है उसकी मदद करते हैं। अगर कहीं कोई गुंडा माफिया कहीं किसी को तंग करता है, परेशान करता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। अब हम तो देखते हैं कहीं कहीं पुलिस भी जो है वसूली करती है, गरीबों से जा करके झूठ करके तुम्हारे ऊपर तो FIR हो गया है, तुम FIR हो जाएगा, तुम बड़ी बदमाशी कर रहे हो, थाने पे चले जाना, ये करना, ये सब तमाम चीजें ऐसी हैं। उस पर हम लोग जो है शोषण मुक्त जो है उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, जो शोषित पीड़ित है उनकी मदद करते हैं। और की कोई विशेष अपील है? कार्यक्रम के आयोजक साहब रामानंद जी की कोई विशेष अपील इस कार्यक्रम को लेकर? विशेष अपील यह है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए। आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? जनता को ये हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में OBC SC ST माइनॉरिटी के सभी साथी हमारे इस कार्यक्रम में पहुँचें और गर्मी बरसात का कोई भी व्यवधान नहीं पैदा होगा। आप लोग देख रहे होंगे इतनी बढ़िया छाया, ना तंबू लगा करके हो सकती है, ना जो है कोई टेंट ऐसा बना है कि इतनी बेहतर छाया दे सकती है। हर संभव हम लोग पूरा इस मौसम से लड़ने की पूरी तैयारी कर रखे हैं और लोग आए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्लेस हम लोगों ने इसीलिए इस प्लेस को चुना। हमने पूरे मतलब कार्यक्रम में था कि जौनपुर में पूर्वांचल में कार्यक्रम होना है, इस प्लेस को हमने इसलिए चुना कि यहाँ जो है चारों तरफ से बहुत अच्छे छाया है। और गर्मी में जून के महीने में टेंट से जो है और ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम लोगों ने इसीलिए मतलब काफ़ी खोजबीन करने के बाद रामधार यादव इंटर कॉलेज रसूलपुर खुटान का चयन किया गया है। और आप आए, आप खुद भी देख रहे होंगे यहाँ ना पंखा चल रहा है ना कुछ चल, लेकिन आपको कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई उबन, कहीं कोई जो है मतलब आपको घबराहट या कहीं गर्मी या ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा आपको। ये बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा सब कुछ है, इसीलिए जो है यहाँ चयन किया गया है। चारों तरफ से आने जाने के रास्ते भी है यहाँ। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।